बीटा की वैल्यू आ गई -12 -12 1 की भी वैल्यू पुट करवा दी इन्होंने। शर्म नहीं आती इनको, बताओ, इतनी फालतू की मेहनत करवा रहे हैं। स्टार्टिंग में बताया था एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो तो ए और सी बराबर हो जाएंगे यार, कुछ नहीं करना। यदि कोट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं आता तो क्वाड्रेटिक का सवाल हमारा गलत हो जाएगा। फिर मत बोलना कि सर क्वाड्रेटिक के सारे सवाल सोल्व नहीं हुए थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ट्रिगो को भी घुसाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी घुसाया जा सकता है, सीक्वेंट एंड सीरीज को भी घुसाया जा सकता है, बहुत सारे चैप्टर। यार हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ना। चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों ने बचपन से तो क्या 9th 10th क्लास में स्टार्ट कर देते हो पढ़ना, बचपन में तो नहीं, बट पहले आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हो ना, पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हो, फिर आते आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म कहाँ से हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म कहाँ से हुआ है? पॉलिनोमियल से हुआ है। पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, तो उसकी क्या कहानी है देखो। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल सबको पता होगा, है ना, n टर्म्स से बना एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। और हम जो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो ओनली सिंगल वेरिएबल में पढ़ते हैं, सिंगल वेरिएबल में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब पावर को यदि मैं 2 कर दूं, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको यदि मैं 2 कर दूं, n की वैल्यू को 2 रख दूं, तो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मिलेगा अपने को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। कब? जब n डिग्री के पॉलिनोमियल में हम n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं उसको, हो सकता है बहुत सारे टीचर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, बट ऐसा नहीं होता है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को सबसे पहले समझने के लिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई कि यार पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक क्या मिलता है अपने को? पॉलिनोमियल मिलता है जब डिग्री n की वैल्यू 2 रख दूं मैं, ठीक है। तो px क्या हो जाता है? यदि मैंने n की वैल्यू 2 रख दी तो पॉलिनोमियल px क्या बन जाएगा? x² प्लस bx प्लस c। दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? मान लो आपको एनडीए में ऐसा सवाल पूछ ले कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ट्रू या फॉल्स? सारे बच्चे आंसर देंगे x² प्लस bx प्लस c px के इक्वल लिखा हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? ट्रू या फॉल्स बताना है। हमें ए बी सी की कोई कंडीशन नहीं दे रखी यहाँ पे, हमें ए बी सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। मान लो मैं ए की वैल्यू 0 ले लूँ, ए की वैल्यू 0 ले तो सकते हैं, यहाँ तो ए बी सी के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर रखा है, ए बी सी के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर रखा है। इसका मतलब ए जब 0 ले लिया मैंने तो पी एक्स क्या बचा? पी एक्स बच गया बी एक्स प्लस सी। क्या ये अभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं है ये। तो इसका मतलब x² प्लस bx प्लस सी के साथ में लिखा होना चाहिए इसका जो x² का कोफिशिएंट है, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। ये लीड करता है इसको। यदि लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? ये होता है लीडिंग कोफिशिएंट। यार आप सारे बच्चे मेरे बनाए गए जाल में फंस गए, सारे के सारे बच्चे मेरे बनाए हुए जाल में फंस गए। सब ने आंसर यस और ट्रू लिखा, बट ये गलत है। अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये कंप्लीट लिखा होना यार। px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंप्लीट वैल्यू को या इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। समझ में आई बात? तो अपने को गलती नहीं करनी, इस तरह का सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। इसको हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, है ना। b और c 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर b और c 0 हो गए तो क्या होगा? अरे b और c 0 हो गए तो क्या दिक्कत है? x² तो फिर भी बचा ना। तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी ही डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे 2 है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कहानी समझ में आ गई आपको? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहाँ से आया? पॉलिनोमियल से आया है। कहाँ से आया? पॉलिनोमियल से आया है।
अब बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं ना यार, इससे इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट करने के बाद वो क्वाड्रेटिक क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल में, एक्स में है। आप मोस्टली क्या 99.99% एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन, ये है इक्वेशन, जिसका आपको फर्क पता होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे इसको एक ही मानते हैं, इसको भी बोल देते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलता रहता है। बट ऐसा सवाल तो वैसे नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करें कि यार इसमें ये जीरो कब कब हो सकता है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पे ये जीरो हो सकता है, कौन कौन सी वैल्यू पे या कितनी वैल्यू पे जीरो हो सकता है। तो पॉलिनोमियल के अंदर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, इस बात को नोट कर ले आप। पॉलिनोमियल के अंदर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा इन एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे n। यदि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रूट्स 3 होंगे, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रूट्स 2 होंगे। जितनी डिग्री उतने ही रूट्स होंगे यार, इस बात को ध्यान रखिए आप, है ना। जीरोस कम हो सकते हैं, 10th क्लास में और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जीरोस कम हो सकते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, जीरोस कम हो सकते हैं क्योंकि जीरोस डिपेंड करते हैं रियल वैल्यूज पे। रूट्स में नॉन रियल वैल्यूज भी इंक्लूड होती है, जीरोस होते हैं ओनली रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, जीरोस होते हैं ओनली रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ओनली रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ओनली रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बोल सकते हैं यदि एक्स में पॉलिनोमियल है तो, जो पी एक्स को जीरो बना दे। तो जीरोज हमेशा कम हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और ग्राफिकल देखें तो आपने पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर कि ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा या जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उतने ही उसके जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जीरोज n हो सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 0 जीरोज भी पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंड करेगा डिग्री क्या है। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया। ये पॉलिनोमियल से आया, तो इसमें जीरोज कितने, इसमें रूट्स कितने हो जाएंगे, इसके रूट्स हमेशा कितने होंगे यार, इसके रूट्स हमेशा ही 2 होंगे, इसके रूट्स हमेशा ही 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, रूट्स किसके होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, हमेशा ही 2 होंगे, ना कभी 3 हो सकते ना कभी 1 हो सकता, इस बात का ध्यान रखिए। ना कभी 3 हो सकते ना कभी 1 हो सकता, इसके रूट्स हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। ये चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है यार, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, काफी सारे बच्चों को पता होगा और मैक्सिमम को हो सकता है पता भी ना हो, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अभी पढ़ा है मैंने बोला है कि इसमें इसके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे, इसके रूट्स 2 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूट्स 2 होंगे, इसका मतलब हुआ कि x की 2 वैल्यूज, x की 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। 2 वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन, ओनली 2 ही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। बट आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दूं, इसमें थीटा की हर वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी, थीटा की हर वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी। आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, इक्वेशन वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, इक्वेशन वेरिएबल की कुछ वैल्यूज पे, कुछ वैल्यूज का मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज के लिए, क्यूबिक है तो 3 वैल्यूज के लिए, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 वैल्यूज के लिए, है ना। डिग्री 5 की यदि कोई इक्वेशन है तो 5 वैल्यूज के लिए होगा। बट आइडेंटिटी वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमेशा 1 के बराबर आएगा।
कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये इक्वेशन कैसे, इक्वेटेड टू जीरो ही लिखा हुआ है। एक बार ये ध्यान से देखो, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये भी एक तरह से इक्वेशन है, बट इसमें थीटा की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल क्या पूछा जा सकता है, आपसे बोल दे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए के बारे में कुछ नहीं दे रखा, इसके बोल दिया जाए कि रूट्स है 3, इसके बोल दिए रूट्स 3 है यार, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी बताइए। हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 ही रूट हो सकते हैं, ना तो 1 हो सकता है ना 3 हो सकते हैं, बट सवाल में ही लिख के दे दिया कि इसके 3 रूट्स होंगे, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे सवाल गलत है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो सवाल गलत है, क्योंकि सवाल में बोल दिया गया है कि इसके रूट्स 3 होंगे, तो इसका मतलब ये अब इक्वेशन नहीं बची है, अब ये इक्वेशन नहीं बची। यदि इक्वेशन होती तो उसके 2 ही रूट्स होते। अब ये क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। रूट्स 2 से ज्यादा होते ही 3 लिख दो या मोर देन 3 लिख दो, या बोल दिया जाए इसके 10 रूट्स है, इसके 100 रूट्स है, 1000 रूट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब तक रहेगी, जब तक इसके 2 ही रूट्स हो, जब तक इसके 2 ही रूट्स हो। तो ये बन चुकी है अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बन चुकी है। तो आइडेंटिटी मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू पुट करूं उसके लिए ये 0 बनना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए है, इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स की तो वैल्यू पुट करनी है, इधर बी है, इधर एक्स है, प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। एक्स की तो वैल्यूज अपने को यहाँ पे यार पुट करनी है ना, इनका तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे तो वैल्यू को बदल बदल के पुट करनी है, ठीक है। अब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए। अब देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0, 0 आएगा। x की वैल्यू -1 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो। अब इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे x की पुट कर सकते हो आप। कब बनेगी आइडेंटिटी, तो इसमें कंडीशन क्या पूछी जाएगी हमसे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 3 रूट्स है, तो ABC की क्या वैल्यू होगी, तो ABC की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, ABC को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके इसके रूट्स 3 पॉसिबल हो सकते हैं। तो सवाल में दे दिया गया है, तो फिर हम सवाल को नहीं बदल सकते, सवाल को गलत नहीं ठहरा सकते। सवाल जो बोल रहा है उसके हिसाब से उसको सोल्व करना पड़ेगा। फिर हमें बोलना पड़ेगा कि ये अब इक्वेशन नहीं बची, इसका इक्वेशन से कोई नाता नहीं है, ये बन चुकी है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स हम पुट करें तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके लिए ABC क्या होने चाहिए, ABC तीनों के तीनों 0 होने चाहिए, और ABC 0 होते ही ये आइडेंटिटी रहेगी, इसके 3 रूट्स भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में आपको बोला जाए कि इसके 2 से ज़्यादा रूट है तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे तो ABC लिखा है, यहाँ पे और कुछ लिख दे, P-1 और यहाँ पे P-1 लिख दे, तो P की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे, P की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तीनों 0 के बराबर होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कभी भी क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स आपको दे दिए जाए या बोल दिया जाए कि इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी बन गई है। और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी लिखा है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी लिखा है, कांस्टेंट जो भी लिखा है, तीनों के तीनों एक साथ 0 होने चाहिए। यदि ये बात आपको समझ आ गई है तो इस पे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसको आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर? तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अगला क्या यार, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके क्या क्या मेथड्स होंगे। मेथड्स तो वैसे काफ़ी सारे होते हैं, बट हम 2 ही मेथड का यूज़ करेंगे। मेथड्स तो वैसे 3 होते हैं एक्चुअल में तो, बट हम 2 यूज़ करेंगे। जो लंबा मेथड है उसका तो यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका नाम भी आपने सुना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ही तो फैक्टर बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा है हिंदू मेथड या श्रीधराचार्य मेथड, या इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो जिससे फैक्टर नहीं बन रहे, जिसको दिक्कत होती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को रट ले यार।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को रट ले, वही अप्लाई कर दे, फालतू टाइम वेस्ट ना करे फैक्टर बनाने में। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड, दोनों मेथड्स आपको आते होंगे, 90% बच्चों को मुझे लगता है आते होंगे। जिन बच्चों को नहीं आते उनको एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ यार। पहला मेथड है, यदि मान लो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + 5x + 6, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना होता है, बीच वाली टर्म को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, इस तरह से, है ना, इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसके फैक्टर वगैरह बन जाए। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बता देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है उनको बता देता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दिखेगी वो इस तरह की दिखेगी यार, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की दिखेगी। ABC की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, यहाँ से ABC की वैल्यू आप पता कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करना है। A और C को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है लिख लो यहाँ पे। A और C को मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिख दिया। A और C को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख ली, आई कितनी, 6। अब 6 के क्या करना है, फैक्टर्स करने, स्टार्ट कर दो यार 1 से। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे 3 से करेंगे 2, जहां पे भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए 2 3 3 2 वापस आ गया ना, वहीं रुक जाओ यार। अब इसमें से अपने को एक ऐसा पेयर चूज करना है, इसमें से एक ऐसा पेयर चूज करना है कि उन दोनों का सम 5 हो। उन दोनों का सम कितना हो, 5 हो। तो 2 3 ले लो चाहे 3 2 ले लो, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x² + 2x + 3x। अब 2 और 3 पहले कोई सा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, 2 और 3 में से कोई भी पहला लिख लो, आंसर वही आएगा, +6 = 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है वो सही है या गलत है, वो इस स्टेप पे आते ही पता लग जाएगा। इधर देखो, दोनों जगह कॉमन फैक्टर बनना चाहिए। कॉमन फैक्टर बन गया मतलब आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है वो सही है। x + 2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया यार x + 3 = 0। x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x की वैल्यू हो जाएगी -3 यार। तो कॉन्सेप्ट क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टर्स करने हैं, और जो दो वैल्यू आई उसका सम b के बराबर आना चाहिए। यहाँ से अपने को दो वैल्यू ढूंढनी है, मान लिया अल्फा और बीटा, x और y कुछ भी ले लो, यहाँ से 2 वैल्यूज आनी चाहिए। यहाँ से अपने को 2 वैल्यूज सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट से, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, 3 और 2 किया, और उनका सम किसके बराबर होना चाहिए यार, b के बराबर होना चाहिए। x के कोफिशिएंट के साथ जो भी वैल्यू लिखी है, यहाँ तो प्लस भी लिखा है, माइनस में हो तो माइनस होना चाहिए, विद द साइन बात करेंगे x के कोफिशिएंट की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड ये यार, जिस बच्चे को पता नहीं था कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज करना है अपने को, उनको मैंने बता दिया। a और c का प्रोडक्ट करो और उसको पहले 1 से डिवाइड करो, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2। जहां पे भी रिपीट हो जाए वहां पे रुक जाओ यार। और जो बच्चे डायरेक्ट बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, मैंने ये उनके लिए बताया है जिनको नहीं आता अच्छे से, क्योंकि यार पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा। हर बार अपने को फैक्टर करने पड़ सकते हैं, इस तरह से सोल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा है हिंदू मेथड या श्री धराचार्य मेथड, जिसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हो इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाती है इसमें -b ± (b² - 4ac / 2a। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार। यदि किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होती है तो उसको उसकी तरफ जाना ही नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ABC की वैल्यू वहां से पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और उसको सॉल्व कर लो। ये एक बहुत ही भयानक सी क्वांटिटी है, इसकी यहाँ पे इज्जत क्यों हो रही है, सबसे ज्यादा इज्जत इसी की होती है, b² - 4ac की, जिसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी इज्जत यहाँ पे इतनी क्यों हो रही है, इसने क्या किया ऐसा? इसकी इज्जत इसलिए हो रही है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के नीचे है। ये क्या है, स्क्वायर रूट के नीचे है, इसलिए इसकी ज्यादा इज्जत हो रही है। इसको बहुत इज्जत देनी पड़ेगी अपने को, बार बार इसको याद करना पड़ेगा। इसको इसीलिए याद करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर ओनली पॉजिटिव क्वांटिटीज और 0 आ सकता है, नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं आ सकती यार। इसलिए इसकी इज्जत की जाती है, इसलिए इसकी इज्जत की जाती है, इनकी ज्यादा इज्जत नहीं की जाती, इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है D b² - 4ac। इससे सारे बच्चे अवेयर होंगे, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको,
ठीक है, इस फॉर्मूले को यार जिस बच्चों को याद नहीं है वो फॉर्मूला याद कर ले। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा भी लिख सकते हो यार आप। एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन ले लो, वहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x की दो वैल्यू मिल जाएगी अपने को। क्लियर हो गए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या चक्कर चल रहा है, किस तरह की सेटिंग बनी हुई है वो देखते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी रियल की बात करते हैं, आपके जो आएंगे रियल ही आएंगे, वैसे तो नॉन रियल भी हो सकते हैं, वैसे तो नॉन रियल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा अपने को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिए इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, इसके दो रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है, इसके दो रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। रूट्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगी, एक्स की वैल्यू बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा यहां रखूं तो मैं इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो फैक्टर थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी कि यदि मैं x की वैल्यू a रखूं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू a रखने पे p ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए, तो फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम, x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। 9-10 क्लास में वापस लेके जा रहा हूं मैं आपको, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। यदि x की वैल्यू a पुट करने पे p ऑफ a की जो वैल्यू आती है वो तो रिमाइंडर होता है, और यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है। तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल टू अल्फा पे वो 0 आ रहा है। और फैक्टर थ्योरम यही बोलती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर यदि x इक्वल टू a पुट करने पे p ऑफ a की वैल्यू 0 आ रही हो तो x माइनस से उसका एक फैक्टर होता है। बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस बीटा भी उसका एक फैक्टर होगा। तो दो फैक्टर हो गए, इसके दो ही फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 आ गया। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ आ जाएगा x, और यहां आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो इसको मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर a से डिवाइड कर सकता हूं मैं पूरी इक्वेशन को। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a नॉन जीरो है, a नॉन जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, तभी डिवाइड कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस का सी बाई ए आर इक्वल टू 0। 0 को a से डिवाइड करो 0 ही रहेगा। इन दोनों की दोनों इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो कंपेयर कर सकता हूँ दो इक्वेशन जिनके रूट सेम लिखे हुए हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट सेम लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो दिखने में अलग अलग है बट है तो एक ही ना। दिखने में अलग अलग हो सकती है बट होगी तो एक ही। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो b बाई ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, b बाई ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, b बाई ए की वैल्यू होनी चाहिए माइनस का अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का b बाई ए होनी चाहिए। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, c बाई ए होनी चाहिए। अल्फा बीटा कितना होना चाहिए, c बाई ए होना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आती है। बोल रहा हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। ये है सम ऑफ रूट्स, ये है सम ऑफ रूट्स, ये हो गया सम ऑफ रूट्स, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि c बाई ए के बराबर होता है। यार इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम में आएगा। अभी सवाल सोल्व करेंगे तो भी पता लगेगा। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा c बाई ए। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए। माइनस बी बाई ए है, यहाँ पे ध्यान रखना b की वैल्यू जो भी आए, b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखे। माइनस प्लस में आपने गलती कर दी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा यार। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूरा a है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा ना, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, तो -2 और -3 लेने हैं वहां से। x का कोफिशिएंट यहाँ पे b लिखा हुआ, तो x के साथ यदि -2 है
तो उस b की वैल्यू -2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 नहीं पुट करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे c के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो रखनी है। इस बात का ध्यान रखिए, ABC की वैल्यू सही पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये लिखे रूट्स और ये लिखे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ये रहे। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, सबको पता ही है ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। क्लियर है यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या देखो, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के लिए है ये। आपको बोला जाए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपको एक छोटा सा सवाल दे दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, ऑपोजिट इन साइन है, एक रूट है 2, एक रूट है -2 और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो एक इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 और -2 है, तो वहां से एक रिजल्ट निकलेगा यार। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है -2, तो -b/a की वैल्यू कितनी होगी, 0। -b/a 0 है, इसका मतलब b क्या हो गया, 0 हो गया। b कितना हो गया, 0। तो यहां से दो चीजें हम समझ सकते हैं। एक तो पहली ये कि यदि हमें ये गिवन है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट ऑपोजिट इन साइन है, तो इसका मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो 0 होगा, वहां से नदारद होगा, गायब होगा। और दूसरा ये कि यदि कभी आपको लगे कि एक इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है x² + 2 = 0 यार, तो यहां से क्या समझ जाएंगे कि इसके जो रूट्स होंगे ना वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और ऑपोजिट इन साइन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट गायब है, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, गायब है। बात बहुत छोटी सी है बट यार इसको ध्यान में रखोगे तो सवालों को जल्दी से सोल्व कर पाओगे, जल्दी से उनको कैच कर पाओगे, जल्दी से सवाल क्लिक होगा तो फिर आप फटाफट सोल्व कर पाओगे और गलती नहीं होगी। दूसरा क्या, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे कि एक रूट है 2 तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने पढ़ा है वो क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे 2 और 1/2 रखूं तो ये हो जाएगा c/a के बराबर, 2 से 2 कट गया तो c/a की वैल्यू कितनी होगी, 1। और यहाँ से क्या मिल गया, c = a। यदि आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए कि 2x² + 3x + 2 = 0, तो जो मर्जी कर लो आप, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो भी हो बट वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे यार। यदि एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/α होगा, यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा ही होगा, और यदि दूसरा 1/α है तो अल्फा प्लस 1/α की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी। वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो फटाफट से क्लिक कर जाएगा जब a और c की वैल्यू सेम दिख जाए आपको, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि उसके रूट्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यार, उल्टे हैं। एक 2 है तो दूसरा 1/2, एक अल्फा है तो दूसरा 1/α, एक 3 है तो एक दूसरा 1/3 है। अरे बात समझ में आई? तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सवालों को जल्दी सोल्व करने में आपकी मदद करेंगे। वैसे तो जो अभी तक पढ़ा है उसी से आया ये, बट एक बार आप माइंड में रखो इस चीज़ को, तो हो सकता है सवालों में आपकी मदद करे। ये दोनों बात समझ में आ गई क्या यार, एक बार बता दूं। यहाँ तक एकदम अच्छे से चमक गया, एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ, है ना। सवालों की प्रैक्टिस मान लो आज कम हो पाएगी बट थ्योरी पूरी करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना ले, आप उसकी टेंशन ना ले यार, सवाल सब करवा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब आपको रूट्स दे दें कि यार एक इक्वेशन है जिसके रूट्स ये लिखे हुए हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताओ, तो कैसे करेंगे। तो इसका फंडा क्या है, मान लो हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स गिवन है, ये दो रूट्स गिवन है, ठीक है। तो दो रूट्स गिवन है तो वहां से क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा, x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। यदि अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो उसका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दो रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, दो फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे,
ठीक है, क्योंकि अल्फा भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फैक्टर थ्योरम से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। यहां से सोल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आ जाएगा और प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स, ये क्या लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस ये रखना है आपको ध्यान यार बस, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मान लो आपको दे दिया जाए एक छोटा सा सवाल कि इक्वेशन फॉर्म करके बताइए, इक्वेशन फॉर्म करना है आपको हुज रूट्स आर जिसके रूट्स हैं 2, 4, 2 और 4 रूट्स वाली इक्वेशन फॉर्म करके बताइए। फटाफट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है आपको, है ना, ध्यान में रखना है। वैसे कोई अच्छा बड़ा सा फॉर्मूला नहीं है, दिखने में बड़ा दिख रहा होगा, फटाफट से कर सकते हैं ना। अब जैसे इसी तरह से एक और एग्जांपल दे दूं, रूट्स है हमारे पास 3 और माइनस का रूट 3 और माइनस रूट 3 है। इक्वेशन फॉर्म करनी है तो क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट ऑपोजिट इन साइन है, तो x का कोफिशिएंट तो यहाँ से गायब रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यार -3 हो जाएगा ना, √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और माइनस लगा हुआ है तो -3 इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। ठीक है, सवाल तो वैसे आगे करेंगे, अभी तो मैं थ्योरी वाला पार्ट समझा रहा हूं। तो यार आपको कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हों तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो सवालों को सोल्व करने में काम में आएंगे। पहला हम पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी बाई ए होगा, ये तो पढ़ चुके हैं हम। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं यार, नीचे की तरफ, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ना। अब देखो सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करें तो मतलब क्या हुआ, एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा इज कॉल्ड एज डिफरेंट ऑफ रूट्स। और डिफरेंस ऑफ रूट्स में क्या कर लिया मैंने, मॉडुलस ले लिया यार, है ना। डिफरेंस है तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो, डिफरेंस लेने से मतलब है, यहाँ पे आपको डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा। उसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, यही है ना। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करें, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए होगा ना अपने को, तो हमें क्या पता होगा, सम ऑफ रूट्स पता होगा। कोई भी इक्वेशन दी है वहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही पता किया जा सकता है बस। बहुत बार क्या होगा कि रूट्स निकालने बैठेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट्स आएंगे यार, इसलिए हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में चाहिए इन सब की वैल्यू किस में चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यार, इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। 2 अल्फा बीटा इसमें प्लस कर दिया तो मैं माइनस भी कर दूंगा, और माइनस करूंगा तो -2 अल्फा बीटा के साथ -2 अल्फा बीटा मर्ज होके कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये होता है अल्फा माइनस बीटा, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये सम है और ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सम और प्रोडक्ट पता है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स ही निकाल लेंगे, बट वो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि रूट्स कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे आपको। कॉम्प्लिकेटेड रूट्स से आप वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो और फिर उनका डिफरेंस लो। इससे अच्छा तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट कर लेंगे। अरे बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई तो आपको तो बस इसको ध्यान में रखना है। ये हो गया एक। इसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया, तो ये वैल्यू किसकी होती है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू लिखी है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है, अपने को वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यार इसको इधर भेज दो तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, वैल्यू आ गई। ये सम ऑफ रूट्स लिखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ, हमें सारे के सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में ही चाहिए बस, इसके अलावा किसी और में मिलेगी तो उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्यूब का चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है यार, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो सारी की सारी जो फॉर्म्स लिखी हुई है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तभी जाके काम बनेगा अपना, तभी जाके काम बनेगा। पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो यार, इसका स्क्वायर कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। तो जो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया उसको मैंने राइट हैंड साइड में लेके चला गया, जिससे कि माइनस हो गया। तो इसी फॉर्मूले से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आती है। तो यार इसको आप रटना नहीं है, आप इसको निकाल सकते हो वहां पे तुरंत, 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको सोल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इनको सोल्व कर दूं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी हमें पता होता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ से ले ले यार अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस है जो आपके काम में आ सकते हैं। अब कब कब काम में आएंगे, देखो कब कब काम में आएंगे मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, हुज रूट्स आर क्या हो, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा वाली इक्वेशन हमें पता है, हमें कौन सी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अब रूट्स क्या हो गए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गए, तो सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अपने को यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर बन ही चुका है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह के सवालों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि अल्फा बीटा के सिमेट्रिक रूट्स वाली इक्वेशन बनानी हो तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, इसका लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा। इस सवाल को सोल्व करने का शॉर्टकट लास्ट में बताऊंगा, शॉर्टकट इन द लास्ट, है ना। तो लास्ट तक बने रहे, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़े, नेचर ऑफ रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं यार। नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तीन चार सवाल यहीं से पूछ लिए जाते हैं, तीन चार सवाल यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें समझना। नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि यार x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी इज्जत की जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है, तो वही डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। हमें पता है x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे d लिखा जाता है किसको, b स्क्वायर माइनस 4ac को।
सबसे ज़्यादा इज्जत इसी की जाती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की छत्र छाया में है, और स्क्वायर रूट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यदि उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू का अस्तित्व हो तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, रियल वैल्यूज हमें नहीं देगा। ठीक है, तो सब कुछ इसी के भरोसे है यार। कैसे इसके भरोसे? तो डिसाइड कौन करेगा? डी। डी इज द डिसाइडर। डी क्या है? डिसाइडर है। किसका डिसाइडर है? नेचर का, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होगा इसको डिसाइड करेगा डी, और उसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ यार, आपको मैं बोलूं एक x है हमारे पास, एक वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? या तो 0, या पॉजिटिव, या नेगेटिव। यदि मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 की बात करना चाहूं तो 3 ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो यहां पे भी d की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? या तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, या 0, या नेगेटिव मतलब 0 से छोटी। तो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा ये। तो इसकी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो d हो जाए पॉजिटिव, d हो जाए 0 और d हो जाए नेगेटिव। तो देखो d जब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का b प्लस माइनस रूट d बाई 2 होता है ये। जब जब d पॉजिटिव होगा, जब जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट कुछ नहीं कहेगा, रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू से स्क्वायर रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। ये दो वैल्यू मिल जाएगी x की। तो इसका मतलब जब d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रियल, एंड ये दोनों चीजें डिफरेंट होगी। आप देख लो ध्यान से, ये दोनों चीजें डिफरेंट आएगी। जब जब d पॉजिटिव होगा तब तब इन दोनों की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी। तो रूट्स होंगे रियल एंड डिफरेंट। आपने बहुत बार लिखा तो होगा, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि d ग्रेटर देन 0 पे रियल और डिफरेंट ही क्यों आता है, इक्वल क्यों नहीं आ सकता, नॉन रियल क्यों नहीं आ सकता। तो सब कुछ कहानी यहीं पे डिसाइड होती है। तो ये एक वैल्यू x की ये आ जाएगी, दूसरी ये आ जाएगी, ये दोनों हमेशा ही अलग अलग होगी। कब? जब d ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ गया? चलिए दूसरी बात करें d इक्वल टू 0 की तरफ। तो d इसमें 0 रख दूं, मैं क्या करूं? d की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या आएगा? देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2 आ जाएगा। d 0 रखा, स्क्वायर रूट 0 का 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी बाई 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी बाई 2 आ जाएगी। यार x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 आ गई, एक ही वैल्यू आई है तो। बट हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, दो रूट्स होते हैं। तो उस बात को रखने के लिए, या वो बात हमेशा ट्रू होगी, इसके लिए x की जो वैल्यू होगी वो दो वैल्यूज होगी, दोनों सेम वैल्यूज आएगी, वैल्यूज सेम आएगी। तो रूट्स क्या हो जाएंगे यार उसके? रूट्स रियल तो है ही ना, माइनस बी बाई 2 है तो रियल है ही, बट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वल हो जाएगा यार। रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। दो रूट्स होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? इसके लिए तो रूट्स ये हो गए 2, और इसके लिए रूट्स क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2 है। तो यदि आपको कभी ऐसा बोल दे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल है, तो रूट की वैल्यू बताओ, फटाफट बता सकते हो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके आप लिख सकते हो माइनस बी बाई 2 विल बी दी बोथ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। d लेस देन 0 की तरफ बढ़े, तो d लेस देन 0 की तरफ बढ़ते ही स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम होने लग जाएगी, नखरे करने लग जाएगा। स्क्वायर रूट बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो जब नेगेटिव वैल्यू इसको चाहिए ही नहीं, तो इसके अंदर फिर आ जाए तो क्या होगा? आ जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगे यार? नॉन रियल हो जाएंगे यार। रूट्स क्या हो जाएंगे? नॉन रियल हो जाएंगे। रूट्स हो जाएंगे नॉन रियल, रियल नहीं रहेंगे। या इसका एक और नाम भी होता है इमेजिनरी हो जाएंगे यार। इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे यहाँ से, नॉन रियल बोलो चाहे इमेजिनरी रूट्स बोलो। कब होगा वो? जब d लेस देन 0 होगा। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा हर जगह नॉट डिफाइन बोला जाता है, या उसको नॉन रियल बोला जाता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम उन्हीं की स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यार डी की कहानी समझ में आई कि नहीं आई आपको? डी की कहानी समझ में आई या नहीं आई, एक बार बता दो यार। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। तो आपको सवाल क्या पूछे जाएंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिफरेंट है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चुपके से डी ग्रेटर देन 0 रख देना है। डी की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, उसको सोल्व करके के की वैल्यू बता दो। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो आपको क्या करना है, डी को इक्वल टू 0 रखो, b² - 4ac को 0 करो और वहां से अननोन की वैल्यू निकाल लो। और तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल है, नॉन रियल है, रियल नहीं है या इमेजिनरी रूट्स है, तो हमें क्या करना है, डी को लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए। अरे बात समझ में आ गई? ये कहानी है नेचर ऑफ रूट्स की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे, यदि ABC रेशनल नंबर हो, ABC आपको दे रखा हो कि रेशनल नंबर हो, देन इट्स इरेशनल रूट्स अकर इन पेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है ना। यदि ABC रेशनल नंबर है तो यहाँ पे b होगा और यहाँ पे रूट वैल्यू आएगी, है ना, रूट वैल्यू आएगी ना। अब आपको बोल दिया जाए कि इसका एक रूट क्या है, p प्लस रूट क्यू टाइप का है, एक रूट है p प्लस रूट क्यू टाइप का, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो रूट क्यू टाइप का कब आएगा, जब इसके अंदर स्क्वायर रूट में कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है। अब दूसरा रूट, ये तो हो गया फर्स्ट रूट, ये फर्स्ट रूट हो गया। सेकंड रूट को p माइनस रूट क्यू होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है यार। यदि ये कंडीशन नहीं हो तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √d के बराबर आ गई, हो सकता है नहीं, b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √d के बराबर आ गई। मान लो b की वैल्यू होगी √d के बराबर, तो वहां से क्या हो सकता है यार, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं और 0 आ सकता है आंसर, है ना। बट b की वैल्यू √d कब नहीं होगी, जब ABC क्यों होंगे, मतलब रेशनल नंबर होंगे। ABC जब रेशनल नंबर होंगे तो b की वैल्यू कभी भी √d टाइप की नहीं आ सकती, और नहीं आ सकती तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो मतलब एक रूट यदि p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा ये आपसे यार, ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसका एक रूट p प्लस रूट क्यू है, तो क्या दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। तो वो यस बोलने से पहले आपको देखना है कि क्या ABC के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, ABC क्या रेशनल नंबर दे रखे हैं क्या। यदि नहीं दे रखा तो फॉल्स हो जाएगा, दे रखा है तब जाके ट्रू होगा। क्योंकि नहीं दे रखा तो मतलब b की वैल्यू √d आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, और जब √d आ जाएगा तो ये एक बार तो हो जाएगा -2√d, एक बार 0 हो जाएगा। तो वो कहाँ है, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू फॉर्म में नहीं होगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ABC रेशनल नंबर होने चाहिए, तब जाके इरेशनल रूट्स है ये रूट्स कौन से, इरेशनल रूट से अकर इन पेयर। ये पेयर में कब अकर करेंगे, ये पेयर में जब अकर करेंगे जब ABC रेशनल नंबर हो। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट भी इसी तरह का है, यदि इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो पेयर में कब होंगे, वो कॉन्जुगेट पेयर में कब होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं इसको, p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए जितना समझो उतना समझ लेना। तो यदि x की वैल्यू आ गई माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, अब यहाँ पे क्या है, एक रूट आ गया p प्लस आयोटा क्यू टाइप का, किसका आ गया, p प्लस आयोटा क्यू टाइप का हो गया, मतलब यहाँ d की वैल्यू नेगेटिव आई, d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव -1 को आयोटा लिख दिया। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार के लिए ये ध्यान में रखे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रूट हो जाएगा p प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा रूट सेकंड रूट p माइनस आयोटा क्यू होने के लिए ABC को रियल नंबर होना पड़ेगा। रियल क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार रेशनल नंबर इसलिए हुआ था कि ये जो इरेशनल नंबर है उसको कैंसिल आउट ना कर पाए। अब इस बार भी यदि b की वैल्यू इसके बराबर आ जाए, जैसे b की वैल्यू आ जाए
आयोटा क्यू, यहाँ पे b की वैल्यू आयोटा क्यू हो जाए या p की वैल्यू आयोटा क्यू हो जाए, तो मतलब एक बार तो ये ट्वाइस ऑफ आयोटा क्यू हो जाएगा और एक बार 0 बन जाएगा। और रियल होगा तो आयोटा की फॉर्म आएगी ही नहीं यहाँ पे। जब यहाँ पे आयोटा की फॉर्म नहीं आएगी तो ये एक बार प्लस के साथ होगा और एक बार माइनस के साथ, दोनों अलग अलग दिखेंगे यार। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अब ये बहुत अच्छे सवाल पूछे जाएं तब पूछा जाएगा आपसे, बहुत बेसिक सवालों में ये सवाल नहीं आते हैं। आपको समझ आ गए तो हो सकता है ईजी लगे। तो यार कभी भी रूट्स, जैसे एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो उस इक्वेशन का दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 तो होगा, बट वो कब होगा, जब ABC क्या हो, ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है। और यदि यहां पे लिखा है कि एक रूट 2 प्लस आयोटा 3 है और दूसरा 2 माइनस आयोटा 3 है, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब ABC रियल हो। बस ये कंडीशन लिखी होनी जरूरी है। यहाँ पे रियल होना चाहिए और वहां पे रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? क्या एक बार बताना। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको समझाने की ट्राई की है। उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप ऐसे ध्यान रखो कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p प्लस रूट क्यू टाइप का है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू टाइप का तब होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कोफिशिएंट्स ए बी सी रेशनल नंबर हो। और एक रूट p प्लस आयोटा रूट क्यू टाइप का है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू तब होगा जब उसके कोफिशिएंट क्या हो, ABC रियल हो। अरे समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर सिमेट्रिक टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की सिमेट्रिक रूट्स दे रखे हो हमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो, क्या करना हो, फॉर्मेशन करना हो, तो कैसे करेंगे यार? ठीक है, तो देखो यार कैसे करेंगे। यदि आपको बोला जाए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ एक्सप्रेशन क्यों लिख रहे हैं, इक्वल टू 0 लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा है। अब आपसे बोले कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तो क्या करना है आपको, x को बदल देना है माइनस एक्स से, बस x को बदल दो माइनस एक्स से। तो क्या मिल जाएगी हमें, x को माइनस एक्स से बदलेंगे तो y की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x की जगह माइनस एक्स रखा है यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये तो माइनस एक्स का स्क्वायर यही रहेगा, और माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे माइनस अल्फा और माइनस बीटा, देख लेना आप। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको वो समझा रहा हूँ। यदि अल्फा बीटा की जगह माइनस अल्फा और माइनस बीटा वाली इक्वेशन आपको पूछी गई है तो एक्स को जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां पे माइनस एक्स से बदल दो। स्क्वायर वाले में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे फर्क पड़ेगा और ये माइनस का हो जाएगा। 1/अल्फा और 1/बीटा हो तो x को किससे चेंज कर देंगे, 1/x से चेंज कर देंगे यार। सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, x को बदल दो 1/x के साथ। तो यहाँ पे x को 1/x से बदले तो कितना हो जाएगा, a/x² प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया x², ये बन गया a बचा, यहाँ हो गया bx और यहाँ हो गया cx²। तो वो इक्वेशन होगी जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है, वो इक्वेशन हो जाएगी cx² प्लस bx प्लस a। डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n हो तो x को किससे चेंज करना है अपने को, x की पावर 1/n से चेंज करना है यार। x को किससे चेंज करना है, पावर n है तो 1/n कर देंगे, पावर n है तो कितनी कर देंगे, पावर 1/n कर देंगे। अब जैसे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की बात करें तो किससे चेंज कर देंगे इसको, 2 से। अब यहाँ पे n की वैल्यू मान लो 2 ले लूँ मैं, तो किससे चेंज कर देंगे अपन, 2 से चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, 2 को किससे चेंज कर दिया, 1/2 से चेंज कर देंगे, x को चेंज कर देंगे x की पावर 1/n के साथ। समझ में आ गई। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे कैसे चेंज होगा, ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये b का x रहेगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 होगी 1/2 में, 1 होगी 1/1 में और c ऐसे कैसे आ गया। अब ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसको सोल्व करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। के अल्फा और के बीटा मतलब कि क्या है, जैसे कि 3 अल्फा और 3 बीटा वाली इक्वेशन चाहिए अपने को, 3 अल्फा और 3 बीटा वाली इक्वेशन चाहिए, तो किससे बदल देंगे हम, किससे बदल देंगे, एक्स को एक्स बाई के से बदल देंगे, एक्स को किससे बदल देंगे, एक्स बाई के से बदल देंगे। जो मल्टीप्लाई कर रखा है वो डिवाइड में चला जाएगा, इस बार जो मल्टीप्लाई कर रखा है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा हो तो क्या करेंगे, किससे बदल देंगे, एक्स को बदल देंगे, एक्स किससे, एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा से बदल देंगे, के एक्स माइनस के से बदल देंगे इसको। के प्लस कर रखा है ना अल्फा में, इधर प्लस कर रखा है तो क्या कर देंगे, एक्स को एक्स माइनस के से बदल देंगे। अल्फा प्लस के लिखा हुआ है ये और बीटा प्लस के लिखा हुआ है, तो अब इसको किससे बदल देंगे, एक्स को बदल देंगे एक्स माइनस के से। तो पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स माइनस के रख दोगे तो जैसे कि इक्वेशन क्या है यहाँ पे ऐसे पूछी जा सकती है, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा वाली इक्वेशन बताओ, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा वाली इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, x की जगह रिप्लेस कर दोगे क्या, x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 ले ली है। अल्फा बाई के और बीटा बाई के हो तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, kx से रिप्लेस कर देंगे। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, पावर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 बाई अल्फा है तो x को 1 बाई एक्स से कर दिया, ठीक है। माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है तो ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ गई क्या, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स है यार, इसमें टाइम कम लगेगा आपको। थ्योरी होगी ये खत्म, चलो सवालों पे आगे लो। पहला सवाल देखिए क्या है, इफ बोथ पी एंड क्यू बिलोंग्स टू दी सेट 1 2 3 4, पी एंड क्यू की वैल्यू कहां से उठानी है अपने को, 1 2 3 4 में से उठानी है। देन हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स की बात हो रही है। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, यहां से पकड़नी है बात को। रियल रूट्स का मतलब, रियल रूट्स कब होते हैं, जब डी क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओनली ग्रेटर देन तो होता है, रियल एंड डिफरेंट में इस बात का ध्यान रखे। यहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। रियल रूट्स बोले, रियल रूट्स का मतलब हो जाएगा, रियल रूट्स का मतलब हो जाएगा डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और रियल एंड डिफरेंट हो, रियल एंड डिफरेंट हो ना, तब लिखेंगे क्या, डी ओनली ग्रेटर देन 0। एंड रियल एंड इक्वल हो जाए, रियल एंड इक्वल हो जाए तो डी इक्वल टू 0 होगा। इस बात का ध्यान रखिए यार। तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। डी निकालते हैं स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स क्यू स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4q होगी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली अपने को पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। जितनी पी क्यू की वैल्यू पॉसिबल होगी उतनी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगी। यहां से हम पी और क्यू के पेयर्स देखेंगे, पी और क्यू के ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे। जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उतनी ही डिफरेंट इक्वेशंस हो जाएगी। तो स्टार्ट करें पी से, तो जब मैं पी की वैल्यू 1 ले लूं, पी की वैल्यू 1 ले लूं, क्या 0 ले सकते हैं क्या, 0 तो नहीं ले सकते ना। पी की वैल्यू 1 ले लूं तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 2 हो सकती है। 2 वैल्यू पुट करो तो इक्वल तो आ रहा है ना, ठीक है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। और क्या क्या हो सकता है, देखो 2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकती वैल्यू, 2 हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, 3 भी वैल्यू हो सकती है। क्यू की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 3 भी हो सकती है, और क्यू की वैल्यू 4 भी हो सकती है। कब, जब मैंने पी को 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पी की वैल्यू 2 ले लूँ, पी की वैल्यू 2 ले लूँ तो क्या होगा, देखो पी की वैल्यू 2 ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 4 पॉसिबल है। जब पी की वैल्यू 2 ले लूंगा तो क्यू की 3 और 4 वैल्यू पॉसिबल है। पी की वैल्यू 3 ले लूंगा मैं यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 4। जब P3 है तो Q4 हो सकता है,
3 पे तो 9 आ जाएगा, 3 पे तो 9 आ जाएगा, 4 पे 16 हो जाएगा। और एक केस और बच गया, जब p की वैल्यू 4 हो जाए तो q की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। तो कितनी वैल्यूज आ गई, पहले से 3 आई, यहाँ से 2 आई, यहाँ से 1 आई और यहाँ से 1 आई। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है। जब p 1 हुआ तो q 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। तो टोटल 7 ऑर्डर्ड पेयर बन गए पी क्यू के, मतलब 7 डिफरेंट इक्वेशंस पॉसिबल हो सकती है जब मैं पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से उठाऊं और उनके रूट्स क्या हो, रियल हो। रूट्स उनके रूट्स क्या है, रियल आए यार। बहुत अच्छा सवाल है ये, समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या करना है। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा, आपको भी समझ आ गया होगा। चलो अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज मिनिमम। बहुत ये भी अच्छा सवाल है, 2019 में काफी अच्छे सवाल आए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। इस इक्वेशन के मैं रूट्स मान लेता हूं अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशन के रूट्स मान लिए अल्फा और बीटा है। तो हमें क्या बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी कि इसके जो रूट्स का सम है वो मिनिमम हो। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम निकाल ले। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने सोल्व की थी, क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है। यदि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो आ जाएगा k माइनस 2 अपॉन, ये तो हो गया माइनस का b अपॉन a कितना आ गया 2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए। c कितना है, माइनस का k प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इससे ये कट गया तो आ गया k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इससे ये कट गया तो आ गया प्लस का k प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया k प्लस 1। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, प्लस k और प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू k की कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम होगी, तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे होती है, माइनस बी बाई 2 पे होती है। और कितनी वैल्यू होती है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की यहाँ पे क्या वैल्यू है जिसपे उनके रूट्स के स्क्वायर का सम क्या हो, मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब y मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो, x की, यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो, माइनस बी बाई 2 है। इसके लिए ये क्वाड्रेटिक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस बी बाई 2 है मतलब माइनस का माइनस 3 बाई 2 मीन्स k की वैल्यू 3 बाई 2 यार। दिस इज द आंसर, सी इसका भी आंसर होगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल बना रखा है, बट ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू k की कौन सी वैल्यू पे होगी, जैसे y की मिनिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे होती थी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे होती थी। अरे समझ आ गया, समझ में आ गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका देखो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट भी आया है। वैसे मैं आपको एक क्लास लेके समझा दूंगा इसको, अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बट अभी काम में आ गया तो अभी बता देता हूँ यार। मॉडुलस ऑफ x है ना, वो x के बराबर कब होता है, मॉडुलस ऑफ x के बराबर कब होता है, मॉडुलस ऑफ x माइनस x के बराबर कब होता है, ये यहाँ पे हमें बताना है। ये चीज आपको पता है ना, मॉडुलस ऑफ x के बराबर कब होता है, जब x पॉजिटिव हो, और ये कब होता है, जब x नेगेटिव हो। ये तो आपको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे इनपुट में पॉजिटिव देंगे तो वो कब हो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 इनपुट में दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे -3 दिया तो उसको माइनस ऑफ -3 लिखेंगे ना, तभी तो +3 आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ा। अब हमें बोला है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी कब होगी, इससे बड़ी कब होगी वैल्यू।
तो मोड हटाना है यार, यहाँ पे एक तरह से ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए। करो एक बार ट्राई यार, इसको क्या आंसर आता है बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए तो यहाँ पे जो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन ए कब होगा, जल्दी से बताओ, मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन ए कब होगा। अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो बड़ी कब आएगी, देखो ये वैल्यू इससे बड़ी कब होगी, जब a की वैल्यू -1 ले ले, a की वैल्यू -2 ले ले, देख लो a की वैल्यू -1 लो, यहाँ पे -1 आ जाएगा, इधर +1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर +2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। यदि इधर वैल्यू 1 ले लूँ, इधर 0 ले लूँ तो 0 इज ग्रेटर देन 0 गलत हो जाएगा, इधर 1 ले लूँ तो 1 इज ग्रेटर देन 1 ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब a क्या होना चाहिए, a होना चाहिए नेगेटिव, a क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। a नेगेटिव का मतलब a हमने क्या लिया है, x² - 3x + 2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या हम, x - 2 और x - 1, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। दो फैक्टर वाली इनइक्वलिटी में लेस देन का साइन है और इक्वल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का आंसर आ जाएगा 1 से 2 आंसर, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, इसका भी सी आंसर। ये भी 2019 में आया है, इसका आंसर भी सी है। तीनों सवालों का आंसर कॉन्सेक्यूटिव सी आया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको यार, कि ये मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन ए टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, और ये कब ट्रू होगा, जब राइट हैंड साइड में जो ए है वो नेगेटिव हो, क्योंकि 0 पे तो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव पे भी गलत हो रहा है, नेगेटिव पे देखो -1, इधर 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन -1, -2 लो तो 2 ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + mx + 2 ऑलवेज हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रियल का मतलब इक्वल भी लगाना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d की वैल्यू लिखे यहाँ से तो कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² मतलब m² -4 × ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, m² ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ गया। कौन सी कंडीशन है, ये m³ लिखा हुआ है, यहाँ पे m² ये लिखा हुआ है, ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन 8 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू -3 लिखा। चलो अगला सवाल करो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा j = 0 से लेके 3 तक, अल्फा की पावर j प्लस बीटा की पावर j, सिग्मा का तो पता ही होगा, j एक बार 0 लेंगे तो आ जाएगा अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, एक बार 1 वैल्यू लेंगे तो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, एक बार 2 लेंगे तो अल्फा² प्लस बीटा² आ जाएगा, और एक बार 3 लेंगे तो अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। इसकी वैल्यू चाहिए आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है यार, निकालो जल्दी से। देखो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, -b/a। अल्फा² प्लस बीटा² कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, ये हो गया 2 - 1 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा भी 1 है, अल्फा प्लस बीटा तो है -1 और अल्फा बीटा है 1। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 प्लस -1 की पावर 3 -3 × ये हो जाएगा 1 और वो हो जाएगा -1, ये हो गया 1 + 1 -2, ये आ गया -1 और ये आ गया +3, ये कट गया इसके साथ, 3 - 1 आ गया 2, आंसर आ गया 2, इसका 2 आंसर आ जाएगा यार। 8 आंसर दिख रहे हैं बच्चे, 8 कैसे आएगा यार, 1 1 नहीं है,
अब देखो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्व करें तो वो भी इजीली हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्व करें इसको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने सोल्व नहीं करा है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्व करें तो इसके जो रूट्स है ना वो क्या क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है इसके रूट्स। निकालने नहीं है हमें, एक्स की वैल्यू माइनस बी, डी जीरो लेस देन जीरो आएगा। इसके जो रूट्स है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, इनकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यहाँ पे 2 ही बच जाएगा। ये सब कुछ जीरो बन गया ये इधर जो लिखा हुआ है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से भी किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो 2 रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये 2 रूट्स हो गए इसके, तो हमें निकालना है, हमें पता होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा, जिनको कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत आता है उनको बता रहा हूँ। तो हमें तो इसी मेथड से करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी बता दिया मैंने, सब कुछ बता रखा है, आंसर आ गया। अगला सवाल, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन हैव, इस इक्वेशन के कितने क्या है, रियल रूट्स है। जल्दी से बताओ आंसर, फटाफट से आंसर बता दो। देखिए एक बार, 0 आंसर आ रहा है क्या इसका, नो रियल रूट्स, बिल्कुल ठीक बता रहे बच्चे। देखो इस तरह की आपको इक्वेशन बहुत बार देखने को मिलेगी ना। ये एक तरह से इस तरह से लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं, तो कभी भी एक्स स्क्वायर लिखा देखे तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया मोड एक्स का स्क्वायर प्लस 3 मोड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो आ जाएगा मोड एक्स प्लस 1 और मोड एक्स प्लस 2, 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके, इक्वल टू में 0। मोड एक्स की वैल्यू आ गई -1 और मोड एक्स की वैल्यू आ गई -2। ये तो कुछ भी लिख रखा है यार, मोड एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। मोड एक्स की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती, कभी भी -2 नहीं हो सकती, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स पूछे हमें। बेटा एनडीए और एयरफोर्स का मैथ्स सिमिलर है, आप कहीं पे भी देख लो, वो कॉमन पढ़ाते हैं। आप इसको पढ़ लोगे तो एयरफोर्स की क्लास लेकर आने की जरूरत नहीं है, इस क्लास से काम बन जाएगा आपका। चलो अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखा है, बताओ कि दोनों ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दोनों ही गलत है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू होंगे क्या, द रूट्स आर रियल। रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करें रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, डी निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन दे रखी है, पहले जिसको सॉल्व करते हैं। 4 लिखा हुआ है इधर, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का p प्लस क्यू एक्स, p प्लस क्यू के साथ आ जाएगा x और मल्टीप्लाई में हो जाएगा पी क्यू और माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, या डिवाइड ही कर देता हूँ 4 से इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से तो हट जाएगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का p प्लस क्यू है, और c की वैल्यू कितनी है पी क्यू माइनस आर स्क्वायर बाई 4 है। d निकालते हैं यार, d निकालते हैं, d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, माइनस का p प्लस क्यू है, तो वो हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नेगेटिव खत्म हो चुका है स्क्वायर की वजह से, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है पी क्यू माइनस आर स्क्वायर बाई 4। आगे सिंप्लीफाई करें इसको तो आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 4pq और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq प्लस का 2pq और माइनस का 4pq और प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया प्लस का 2pq माइनस का 4pq बन गया माइनस का 2pq, तो आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ये आ गया d। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा।
और आर के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, स्क्वायर है ना, दोनों स्क्वायर में है, तो डी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब रियल होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल। फिर क्या बोला जाए, रूट्स आर इक्वल इफ पी इक्वल टू क्यू एंड आर इक्वल टू 0। पी इक्वल टू क्यू पे और आर इक्वल टू 0 पे डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ रही है, देख लो यहाँ से एग्जैक्ट 0 आ रही है, मतलब क्या हो जाएंगे, रूट्स रियल भी हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है यार, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, फटाफट से सोल्व। अरे यार इसमें से देख लो, ऑप्शन से कर दो इसको तो सोल्व। 0 रखने पे 5 कहाँ आ रहा है, 0 रखने पे 5 3 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 0 रखने पे ये -5 आ रहा है, -1 रख के देखो, -1 रखेंगे तो ये 5 आएगा, है ना, ये 5 आएगा और ये 5 आ गया, 10 10 हो गया ना, ये भी 10 हो गया और माइनस का ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। अब 1 पे देखो 6 आ रहा है क्या, 1 पे 3 -2 + 5 ये आ गया 6, ये 6 आ गया, आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना यार, इसमें कुछ सोल्व नहीं करना था आपको। ax² + bx + c मान के abc की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यार, आपको ऑप्शन के पास जाना है सीधा, एक एक ऑप्शन को कैंसिल आउट करते जाओ एक एक वैल्यू से, बस ऑप्शन से करना है इस सवाल को सोल्व। फालतू का दिमाग नहीं लगाना यार, फालतू का दिमाग लगाओगे टाइम खराब हो जाएगा। चलो अगला सवाल, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq + q³। pq + q³ की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, नाम ले लो। चलो जी, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं यार। एक तरीका तो क्या है, p³ + q³ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, p + q का क्यूब a + b का क्यूब -3pq और p + q लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ से p + q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, p + q आ गया 30 और pq की वैल्यू कितनी आ गई, 221 आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, p + q 30 आ गया तो 30 की पावर 3 -3 × 221 × 30, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और 3 0 यहाँ लग जाएंगे क्या, ठीक है क्या, लग जाएंगे, ठीक है। इधर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 को मल्टीप्लाई करना है 221 से और फिर 10 लगा देना है यार, ठीक है। 27,000 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9089 ये आ जाएगा। देख लो 01 किस में आंसर आ रहा है, 01 आ गया पहले तो, ये हो गया 0, फिर आ जाएगा 1, फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, और फिर 26 तो 7110 आंसर आ जाएगा यार इसका। नेक्स्ट, cot alpha and cot beta are the roots of the equation this, then what is the value of cot alpha plus beta। क्वाड्रेटिक में ट्रिगो को घुसा दिया गया है, क्वाड्रेटिक में क्या किया है, ट्रिगो को घुसा दिया है, तो इसको कैसे सोल्व करें, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, किस किस बच्चे को याद है जल्दी से लिख के बताओ मुझे। कोट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला फटाफट से लिख के बताएंगे सारे बच्चे यार। यदि कोट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं आता तो क्वाड्रेटिक का सवाल हमारा गलत हो जाएगा। फिर मत बोलना कि सर क्वाड्रेटिक के सारे सवाल सोल्व नहीं हुए थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ट्रिगो को भी घुसाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी घुसाया जा सकता है, सीक्वेंट एंड सीरीज को भी घुसाया जा सकता है, बहुत सारे चैप्टर को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोट एल्फा कोट बीटा -1 अपॉन कोट एल्फा कोट बीटा, ये फॉर्मूला होता है यार, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, कोट एल्फा प्लस बीटा का, क्या यही फॉर्मूला होता है, क्या सही लिखा है क्या मैंने, एक बार बताओ, क्या कोई फॉर्मूले में गलती नजर आ रही है क्या आपको। अब इसके दो रूट एल्फा और कोट बीटा है, तो कोट एल्फा सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा यार -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा c/a। अरे क्या मैंने एकदम ठीक लिखा है क्या, 1 - कोट b अपॉन कोट b प्लस कोट a। शिव बेटा कोट एल्फा कोट बीटा -1 होगा,
मेरे हिसाब से तो कोट एल्फा कोट बीटा -1 होगा अपॉन कोट एल्फा कोट बीटा। इसकी वैल्यू दे रखी है 2 - 1 अपॉन 3, आंसर आ गया 1/3। बस इतना सा सवाल है, सब कुछ इस फॉर्मूले पे है, सब कुछ इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला याद है तो ये सवाल सोल्व हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा यार। अगला सवाल क्या है? इफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसको मैं दो मेथड से बता दूंगा, एक तो सब्जेक्टिव मेथड और एक डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे सोच के बिना सोल्व के आंसर निकाल सकते हो आप इसका। एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ क्या आएगा इसका। बहुत अच्छा सवाल आया गया ये। ऐसे सवाल तो जेई मेन में भी पूछे जा सकते हैं, इतना अच्छा सवाल है ये। जेई मेन में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जेई मेन लेवल का सवाल है ये। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। देखो यार इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या दे रखा है देखो। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। तो ये हो गए रूट्स। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है? इनका क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। इनका क्या है? स्क्वायर है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक तरह से सम ऑफ रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 ले लेता हूं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं 2, जिसके रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली जिसके रूट अल्फा बीटा है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स बराबर कब होंगे? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स बराबर होने चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट भी बराबर होना चाहिए। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट हो गया ये, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट हो गया ये, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हमें इस तरह की वैल्यूज बतानी है कि, या दो रूट ऐसे बताने हैं कि उनका सम करो या स्क्वायर का सम करो। ये लिखा हुआ है सम और ये लिखा हुआ है स्क्वायर का सम। तो अल्फा और बीटा की अपने को ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कि आप उनका चाहे सम करो चाहे उनका स्क्वायर लेके सम करो, बराबर आए। सम करो या स्क्वायरिंग का सम करो, दोनों बराबर आए। या एक ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट करो चाहे उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट करो, सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो पहली तो आपको बहुत ही कॉमन सेंस से पता लग जाएगी, 1 1 हो जाएगा यार। 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होगा 1 × 1, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो पहली चीज तो आपको पता लग गई कि अल्फा और बीटा 1 1 हो। अल्फा और बीटा जब 1 1 होंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स का सम और उनके स्क्वायर्स का, रूट्स के स्क्वायर का सम बराबर होगा, प्रोडक्ट और उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 होगी जिसके रूट्स 1 1 होना। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स, ये उन्हीं के स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा देखो रियल में तो यहां से नहीं बता सकते, ओमेगा की तरफ चलूं मैं तो ओमेगा का मतलब हो गया, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 के यदि हम 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले तो वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। x³ = 1 इक्वेशन को सोल्व करें हम, x³ = 1 को सोल्व करें तो वहां से हमें x की 3 वैल्यू मिलती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यदि एक रूट में ले लूं ओमेगा, एक रूट ले लूं ओमेगा, तो यहां क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा। रूट मान लो ओमेगा ले लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा हो गया। उसका स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर करूं तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो हो गया 2 ओमेगा और ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बराबर होंगे? क्या ये बराबर होंगे क्या? बताओ एक बार जल्दी से। 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। फिर इधर देखूं तो ओमेगा रूट हो गया मान लो, तो आ गई वैल्यू ओमेगा
अच्छा अल्फा और बीटा को ओमेगा ओमेगा ले ले तो ओमेगा प्लस ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये तो बराबर नहीं है। इधर मैं बात करूं ओमेगा और ओमेगा ले लूं तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर आ गया और ये ओमेगा की पावर 4 आ गया जो ओमेगा के बराबर है, तो अल्फा और बीटा ओमेगा ओमेगा तो नहीं हो सकते। एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर ले ले, अल्फा को ले लिया मैंने ओमेगा और बीटा को ले लिया ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, तो ये ओमेगा के बराबर हो गया। तो देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी पॉसिबल हो सकती है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी, एक होगी जिसके रूट्स 1 1 होंगे और दूसरी होगी जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। ये इसका डायरेक्ट मेथड बताया मैंने, समझ में आ गया होगा। अब इसका डायरेक्ट मेथड ना अपने को सोल्व करके निकालना हो तो सोल्व करके भी निकाला जा सकता है। देखो एक कंडीशन दे रखी है हमें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहां से मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसको इधर ले आऊँ तो अल्फा बीटा कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रोडक्ट 0 और प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। दो कंडीशन आ गई, एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। अब देखो क्या 0 हो सकता है, प्रोडक्ट 0 हो जाए अल्फा और बीटा का तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा की एक तो वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा 0 हो जाए, अल्फा और बीटा दोनों 0 हो जाए, एक 0 हो जाए दूसरे की वैल्यू कुछ भी हो जाए। यहां से अपने को क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा मिल रहा है। अब इधर क्या कंडीशन है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। अब देखो इसको सोल्व करना है तो मैं ले आता हूं अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और इसको लिख दिया बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूं मैं, पहला मेथड बच्चों को आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो यहां से अल्फा कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस अल्फा और ये हो गया बीटा 1 माइनस बीटा, बीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस 1 आएगा यहाँ पे, बीटा माइनस 1। अब देखो अल्फा की वैल्यू निकालना हो अपने को तो कैसे वैल्यू आएगी, 1 बाई बीटा रख दे अल्फा की जगह, अल्फा की जगह क्या रख दे 1 बाई बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, या बीटा की वैल्यू 1 बाई अल्फा रख सकता हूँ तो अल्फा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा और 1 बाई अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, ठीक है। अब ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा की पावर 3 1 माइनस अल्फा और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस अल्फा। दोनों से 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया मैंने तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा 0 हो गया, एक बार ये 0 हो जाएगा एक बार ये 0 हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा 1 आ गया तो बीटा भी कितना आ जाएगा 1। तो पहली वैल्यू तो अल्फा और बीटा की यहाँ मिल चुकी है अपने को। दूसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 से मिलेगी, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1, इसका मतलब अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख देता हूँ इक्वल टू 0। ये हो गया अल्फा की वैल्यू 1 जो पहले ही आ चुकी है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ जाएगा -3 अपॉन 2, तो अल्फा आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, ये वैल्यू होती है ओमेगा की वैल्यू। देखो वही ओमेगा यहाँ से मिल गया, इस वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो यार ये इसका पूरा अप्रोच हो गया और वो था कॉन्सेप्चुअल अप्रोच समझाया था मैंने, एक तो 1 1 पुट कर दो, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। एक बार बता दो यार दोनों मेथड समझ में आए कि नहीं आए, दोनों मेथड आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगला सवाल, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल देन, रियल है तो के की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इजी सवाल है, एक ही बात होगी अलग अलग नहीं होगी, 1 0 और 0 1 अलग अलग नहीं होगा, 1 0 और 0 1 अलग अलग नहीं होगा, रूट्स तो 1 और 0 ही है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो एक ही बनेगी ना उसकी।
1 0 या 0 1 के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे तो एक ही बनेगी, दो नहीं बोलेंगे उसको। डी आंसर बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है तो मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है 2 है तो 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, के भी तो लिखेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब के लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, यार इसको तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखो हमें यहां से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बतानी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का ये सोल्यूशन होगा। तो छोटा इंटरवल आंसर में आ रहा है। जिन बच्चों ने इनइक्वालिटीज पूरा देखा है ना वो तो 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं, 5 सेकंड में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बतानी जिसका आंसर ये हो, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे आंसर में इक्वलिटी का साइन है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद छोटा इंटरवल आ रहा है, छोटा इंटरवल लेस देन में आता है, ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों का साइन देखो सेम लिखा हुआ है तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। सोल्व करने की जरूरत नहीं है यार। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिन्होंने पढ़ लिया वो तो 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके इनइक्वालिटीज का लेक्चर देखे, उसमें मैंने सब बता रखा है। छोटा इंटरवल है यार ये आंसर का क्या है, छोटा इंटरवल, जहां पे देखो ये 1/2 पे 0 हो रहा है, ये 9/2 पे 0 हो रहा है, ये 3/2 और ये 9/2 पे 0 हो रहा है। दोनों के बीच का आंसर है मतलब लेस देन होगा और इक्वल है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो उसमें भी इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। यार मजा आया ना इससे सवाल करके, ये भी एनडीए में पूछा गया है। अगला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो करो इसको, इसका आंसर बताओ फटाफट से आंसर बताओ इसका। चलो यार देखो कैसे करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दे रखे हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b/a, माइनस का b/a, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और क्या क्या लिखा जा सकता है, अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स है तो मतलब 4α स्क्वायर प्लस 2α माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 4α स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2α प्लस 1 हो जाएगा। 4α स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2α प्लस 1 हो जाएगी। यहां से बीटा की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 माइनस अल्फा हो जाएगी। बीटा की वैल्यू लिखनी है अपने को, अल्फा की फॉर्म में लिखनी है तो बीटा की वैल्यू लिख दी -1 माइनस का 2α/2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आई माइनस का 2α प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई माइनस का 2α प्लस 1 आई, और यहाँ लिखा हुआ है -1 माइनस 2α/2। 2 से डिवाइड कर दूं तो 2α स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 2α प्लस 1/2। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस का 2α/2 चाहिए, माइनस का 2α माइनस 1/2 चाहिए अपने को। ठीक है, अब इसमें 1/2 लिखा है अपने को, माइनस का 1/2 चाहिए तो इसमें से माइनस कर देता हूं मैं दोनों तरफ 1, तो माइनस का 12α प्लस 1/2 -1 हो गया, माइनस का 12α प्लस 1/2 -1 हो गया। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो माइनस का 12α और ये आ जाएगा +1 -2/2, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12α माइनस 1/2। ये जो वैल्यू है ये यहाँ के इसके बराबर आ गई। तो बीटा कितना आ गया, बीटा कितना आ गया 12α स्क्वायर -1 आ गया। क्या 12α स्क्वायर -1 तो कहीं लिखा ही नहीं है, 2 स्क्वायर अल्फा -1, क्या ठीक लिखा है, क्या हमने ठीक तो लिखा है, कहीं है क्या 12α स्क्वायर -1 ना। ये देखो यहाँ पे आया हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा माइनस का b/a तो हो गया -1/2, बीटा की वैल्यू होगी -1/2 माइनस अल्फा, एलसीएम लिया तो -1 माइनस 12α/2 की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि रूट्स है तो 4α स्क्वायर प्लस 2α माइनस 1 आ गया, 4α स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का 12α प्लस 1। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो ये आ गया 12α स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 12α प्लस 1/2 आ गई। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ -1 कर दूं मैं, दोनों तरफ -1 करूंगा तो 12 स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1, एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा -12 -1/2, -12 -1/2, ये आ गया बीटा की वैल्यू 12 स्क्वायर -1 आ गई। ऐसा तो ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें ऑप्शन लाने के लिए? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि माइनस का 12 स्क्वायर -12 आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, और कुछ किया जा सकता है? 1 को कुछ लिखा जा सकता है क्या? 1 को यहाँ से लिख सकते हैं यार, यहाँ से देखो, यहाँ से 1 को भी लिखा जा सकता है, 4α स्क्वायर प्लस 2α लिखा जा सकता है। चलो और लिख देते हैं, 2α स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, -4α स्क्वायर -2α, तो आ गया माइनस का 4α स्क्वायर -2α। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 12 स्क्वायर माइनस। बताओ, कंफ्यूज करने के लिए देखो 1 की भी वैल्यू पुट करवा दी इन्होंने, बीटा की वैल्यू आ गई -12 स्क्वायर -12, 1 की भी वैल्यू पुट करवा दी इन्होंने। शर्म नहीं आती इनको? बताओ, इतनी फालतू की मेहनत करवा दें। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बताओ जल्दी से, नेक्स्ट सवाल बताओ, सेकंड लास्ट सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। स्टार्टिंग में बताया था एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो तो ए और सी बराबर हो जाएंगे यार, कुछ नहीं करना, ए और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 सेकंड का आंसर है, बस 1 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाता है। बताओ, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो तो ए और सी को बराबर कर दो, बस यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, आंसर 5। लल्लू सा सवाल है यार।